हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इस समय लगातार वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण सेक्शंस और टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम सेक्शन 110 जो की बात करती है स्त्री जोतदार के उत्तराधिकार की बात करती है। तो इसमें जो मुख्य बात है याद करने की, समझने की एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है कि महिला जोतदार के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का जो विभाजन होगा, उसके जो प्रथम दावेदार होंगे उनको तो समान अंश में मिलेगा ही, लेकिन आगे अगर किसी शाखा में कुछ ऐसे दावेदार हैं, एक ही शाखा में 2-3 ऐसे दावेदार हैं जो एक दूसरे से दूरतर हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही शाखा में ABC 3 लोग हैं तो इसमें से जो सबसे निकट होगा वो अपने से बाद वाले को अपवर्जित कर देगा। अगर ABC में B एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे निकट है महिला जोतदार के उत्तराधिकारियों में, तो फिर वो A और C को अपवर्जित कर देगा, यानी कि पहले B को उसका अंश मिलेगा। ये एक विशेष बात है, इसमें ध्यान रखने की बात ये है। तो महिला जोतदार के उत्तराधिकार में प्रति शाखा के हिसाब से जो उसमें शाखाएं बनाई गई हैं, जैसे कि पुरुष में धारा 108 के अंतर्गत सूची दी गई है, ऐसे इसमें भी एक सूची दी गई है। उस सूची के अंतर्गत एक ही शाखा में आने वाले जो हैं उनको समान अंश मिलेगा, ये बात तो कही गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि यदि शाखा में, एक ही शाखा में 2 या 3 ऐसे उत्तराधिकारी हैं ऐसे उत्तराधिकारी हैं जिनमें से कोई एक मृतक के सबसे नजदीक का उत्तराधिकारी है, तो उसे उत्तराधिकार दिया जाएगा और वो व्यक्ति बाकी को अपवर्जित कर देगा। तो यहां पर निकटतम दूसरे को अपवर्जित करेगा, ये याद रखने की बात है। दूसरा ये है कि अगर महिला जोतदार के उत्तराधिकारियों में से कोई ऐसी विधवा है जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, तो उसे भी अपवर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि उसे भी उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिलेगा। ये 2 बातें धारा 110 के अंतर्गत याद रखना जरूरी है। सवाल यहीं से उलझाया जाता है। अब धारा 113 आती है, तो धारा 113 विदेशी नागरिक के लिए या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है जिसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो ऐसे इन दोनों के लिए भी इस संहिता में कोई व्यवस्था नहीं है। वो किसी भी तरह से भूमि को प्राप्त नहीं कर सकता है, न तो वो वसीयत द्वारा प्राप्त कर सकता है, न ही उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त कर सकता है। यानी कि ये 2 व्यक्ति उत्तराधिकार के हकदार नहीं होंगे और वसीयत में भी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो धारा 113 विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के विदेशी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति से संबंधित है। इसके बाद धारा 114 में ये बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर कोई भूमिधर की मृत्यु हुई है और मृत्यु के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी, यानी कि बच्चा गर्भ में था और वह जीवित पैदा होता है, जीवित उत्पन्न होता है, तो उसे भी उत्तराधिकार का अधिकार होगा
और ये माना जाएगा धारा 114 के अनुसार कि वह उसके मृत्यु से पहले ही पैदा हो गया था, पूर्व ही पैदा हो गया था, ये माना जाएगा। धारा 114 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गर्भ में अगर बच्चा है और वो जीवित पैदा होता है तो उसे भी उत्तराधिकार का हक होगा, वो हकदार होगा, और उसे ये मान लिया जाएगा कि मृतक की मृत्यु के पूर्व ही उसका जन्म हो गया था। धारा 114 में बस इतना है जो आपको याद रखना है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि एक कनिष्ठ और वरिष्ठ, या आप ऐसे कह सकते हैं दो व्यक्ति जो एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है, और दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। तब संहिता ने यह तय किया, ये व्यवस्था की कि भले ही दोनों की एक साथ मृत्यु होती है, लेकिन उत्तराधिकार के संबंध में ये माना जाएगा कि वरिष्ठ की यानी कि बड़े की मृत्यु पहले हुई और कनिष्ठ की मृत्यु बाद में हुई। तो यदि कनिष्ठ और ज्येष्ठ की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई है कि वह यह न निश्चित किया जा सके कि पहले कौन मरा, तो यह उपधारणा की जाएगी, प्रिजम्पशन से संबंधित है कि कनिष्ठ ज्येष्ठ के बाद मरा। कहने का मतलब ये है कि बड़ा पहले मरेगा, छोटा बाद में मरेगा, इस तरह से आप समझ लें। ऐसी उपधारणा की जाएगी कि जो कनिष्ठ है वो ज्येष्ठ के बाद मरा, यानी कि ज्येष्ठ पहले मरा, बाद में कनिष्ठ मरा। तो ये उत्तराधिकार के संबंध में तय करने की एक व्यवस्था संहिता में कर दी गई है। तो अब आप इस तरह से इसको याद रखें कि धारा 114 उपधारणा से संबंधित है और मृत्यु की उपधारणा से संबंधित है। कनिष्ठ और ज्येष्ठ के मृत्यु जहां निश्चित न की जा सके वहां ऐसी उपधारणा की जाएगी। इसके बाद धारा 114 का आता है, उसमें भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई हत्यारा है या हत्या का दुष्प्रेरण करने वाला कोई व्यक्ति है, उसके दुष्प्रेरण से उसने हत्या करवा डाली है, ऐसे व्यक्ति भी उत्तराधिकार के हकदार नहीं होंगे। धारा 114 का ये याद रखनी है। इनसे भी प्रश्न घुमा करके पूछे जाते हैं, इनमें से कौन उत्तराधिकार का हकदार नहीं है। और हत्यारा, हो सकता है हत्यारा आपको याद हो, लेकिन हत्या का दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति ये आपके दिमाग में ना हो तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये दोनों, हत्यारा हो या फिर हत्या का दुष्प्रेरण करने वाला कोई भी उत्तराधिकारी हो, ये दोनों उत्तराधिकार के हकदार नहीं होंगे, अयोग्य होंगे। ये बात भी धारा 114 का में ही कही गई है। अब बात यह आती है कि यदि कोई भूमिधर है और वो बिना उत्तराधिकारी, अपने कोई भी उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी संपत्ति कहाँ जाएगी? जिसके पास कोई भी उत्तराधिकारी ही नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसकी संपत्ति पर कब्जा लेंगे उपखंड अधिकारी महोदय, कब्जा ले लेंगे और इसके बाद उस संपत्ति का वो 1 वर्ष के लिए पट्टे पर दे सकते हैं उपखंड अधिकारी महोदय। और इसमें समय बताया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष तक इस तरह चलता रहेगा, प्रतिवर्ष का वो पट्टा दे सकते हैं। 3 वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई उत्तराधिकारी होने का उपखंड अधिकारी के समक्ष दावा करता है और ये पाया जाता है कि जिसने दावा किया है वास्तव में वो उत्तराधिकारी नहीं है उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा, तो उसका दावा अस्वीकृत किया जाएगा। और जब उसका दावा अस्वीकृत किया जाएगा और जिसने दावा किया है उसे लगता है कि नहीं, मैं वास्तव में उत्तराधिकारी हूं, उपखंड अधिकारी महोदय ने दावे को अस्वीकृत कर दिया है, ठीक तरह से मामले को न समझते हुए, तो
ऐसा व्यक्ति आदेश की दिनांक से 1 वर्ष के भीतर धारा 144 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद अपने अधिकारों की या अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है धारा 144 के अंतर्गत। तो आप ये जान लीजिए कि यदि कोई भूमिधर है, बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता है, तो उपखंड अधिकारी महोदय उस पर कब्जा लेंगे, 1 वर्ष के लिए पट्टा देंगे। आप उस जमीन का पट्टा दे सकते हैं। लगातार 3 वर्ष तक अगर कोई नहीं आता तो प्रक्रिया दूसरी होगी, लेकिन अगर 3 वर्ष के अंदर 3 वर्ष की अवधि के भीतर अगर कोई उत्तराधिकारी है, ये दावा करना चाहता है उस संपत्ति का, तो वो आवेदन करेगा उपखंड अधिकारी महोदय के सामने, मामले को सुनेंगे, समझेंगे। अगर दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा, तो फिर वह धारा 144 के अंतर्गत अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकता है। अब इसके बाद यह है कि यदि उप जिलाधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लेने के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता, अगर हो गया तो फिर वहाँ इसकी पहले वाली स्थिति होगी जो अभी मैंने बात करी। अगर कोई उपस्थित नहीं होता या फिर उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया है और उसने अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद भी दाखिल कर दिया है, अब अगर मान लीजिए उसका वाद खारिज हो जाता है, 144 के अंतर्गत उसने वाद संसित किया और ये वाद भी खारिज हो जाता है, तो देखिए उपखंड अधिकारी महोदय ने उसके दावे का स्वीकृत कर दिया, वह न्यायालय गया, 144 में उसने घोषणात्मक वाद दाखिल किया और वो वाद भी खारिज हो जाता है या खारिज कर दिया जाता है, तो फिर ऐसी संपत्ति ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो जाएगी। प्रक्रिया समझ लीजिए। कोई भूमिधर है, बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाता है, उसकी संपत्ति पर उपखंड अधिकारी महोदय कब्जा ले लेंगे, 1 वर्ष के लिए पट्टा देंगे। 3 वर्ष के अंदर यदि कोई उत्तराधिकारी आता है ये दावा करने के लिए कि उस संपत्ति का मैं दावेदार हूँ और मैं मृतक का उत्तराधिकारी हूँ, वो संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, उपखंड अधिकारी महोदय ने दावा अस्वीकृत कर दिया, लेकिन अगर वो वास्तव में उत्तराधिकारी है तो वो अपने अधिकारियों की घोषणा के लिए धारा 144 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद दाखिल करेगा। अब उसने वाद भी दाखिल कर दिया और वाद भी खारिज हो गया, तो जब सब कुछ हो गया, कानूनी प्रक्रिया समाप्त, तो संपत्ति किसकी? वो संपत्ति ग्राम पंचायत में निहित समझी जाएगी या स्थानीय प्राधिकारी जो भी है, जैसी भी स्थिति है उस पर वो निहित समझी जाएगी या निहित हो जाएगी। बस इतना सा आपको समझना है इसको। अब यहाँ छोटी सी एक बात और समझ लीजिए कि विभाजन, जोत का विभाजन, जो भी जोतदार है उसका विभाजन कराना है, तो उसके विभाजन का जो वाद है वो सहायक कलेक्टर के न्यायालय में दाखिल किया जाएगा, ये याद रखिएगा। तो जोत के विभाजन का वाद सहायक कलेक्टर के न्यायालय में दाखिल किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यथित हैं तो आप कलेक्टर महोदय के यहाँ अपील में चले जाएंगे। तो जोत के विभाजन का वाद कहाँ दाखिल किया जाएगा? सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और विभाजन से संबंधित और इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके बताइए।
अच्छा लगता है, मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं, मेरे वीडियो आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।